63 कर रहे थे। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 64। वर्टिकल या सार्जेंट जंप क्या है? जी, सार्जेंट जंप या वर्टिकल जंप हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अपने हाथ में कोई एक मार्कर, एक अच्छी पेंसिल लेनी है, दीवार के साथ ऊपर हाथ लेके अपने हाथ में मार्कर, और जितना आप लिख सकते हैं निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ जंप करके निशान लगाना है। देखेंगे कि कौन सा बंदा कितनी ज़्यादा जंप करता है। वर्टिकल जंप का मतलब है कि खड़े खड़े आपने ऊपर की तरफ जंप करना, हाइट, ठीक हो गया। जैसे बास्केटबॉल में जंप शॉट लगाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 65 है, फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू एनी टेस्ट। टेस्ट की कुछ खसूसियात थी, अब ये सारा टेस्ट का ज़्यादा आ रहा है, रिसर्च का कम है हिस्सा। तो टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी टेस्ट की खसूसियात हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट की खसूसियत क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। जब टेस्ट की खसूसियात दूसरी पढ़ेंगे ना आप 4-5, उनमें एक क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अच्छा जी, अर्गोमेट्री क्या चीज़ है? इज अ प्रोसीजर बाय विच वी चेक लंग्स कैपेसिटी। जी, अब अनाटमी में हम पढ़ेंगे लंग्स कैपेसिटी। बहुत ये वो टॉपिक है जो आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी दो अलग अलग टर्म हैं। फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग्स वॉल्यूम क्या है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो ये 6-7-8 टर्म्स हैं, तो इन डिटेल तो आपको बताएंगे। बहरहाल अर्गोमेट्री जो है ये फेफड़ों की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है कि जी मेरे बैग में कैपेसिटी नहीं है, इतने बुक्स की कैपेसिटी है, या मोटरसाइकिल के जो फ्यूल टैंक है, टैंकी जिसको आप बोलते हैं, जिसमें पेट्रोल डलवाते हैं, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि 10 लीटर पेट्रोल इसमें आ सकता है, ठीक हो गया। तो हमारे फेफड़ों की भी कैपेसिटी है कि वो कितना जो गैसेस हैं वो अपने अंदर समा सकते हैं। अब लंग्स कैपेसिटी के लिए एक ख़ास इसकी डेफिनेशन है कि नॉर्मल इंस्पायर करना है और डीप एक्सपायर करना है, यानी कि आराम से सांस लें और उसको खींच के बाहर निकालें, जोर लगा के। जितना नॉर्मल तरीके से आप बाहर निकाल रहे हैं ये टाइडल वॉल्यूम है, जितना आ रहा है जा रहा है ये टाइडल है, ठीक है। और ये 600 ग्राम 600 ml के करीब होता है। जबकि लंग्स कैपेसिटी क्या है, वो तकरीबन होती है, कितनी होती है अभी, 2400। पुराने लोग, लंग्स कैपेसिटी अच्छा, हाँ, टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है वो 6000 होती है, ठीक है। तो फोर्सफुली आपने एक्सपायर करना है, इसको हम कहते हैं जी लंग्स कैपेसिटी। तो अर्गोमीटर एक आला होता है और फेफड़ों की कैपेसिटी। अच्छा, ये क्या तरीका होता है कि ट्रेडमिल देखिए आपने, रनर जिसके ऊपर रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर एक ख़ास स्पीड के साथ फिक्स किया जाता है इंसान को। अच्छा, ये अर्गोमेट्री एक मास्क की तरह का और एक छोटा सा सिलेंडर होता है, साथ में लगा होता है, और मास्क बंदे को पहना देते हैं। आम हालत में पहले वो नॉर्मल वॉक करता है, सबसे पहले वो रेस्ट की हालत में होता है, देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन ले रहा है। वो डिजिटल अब तो आ गए हैं, वो सामने नंबरिंग आ रही होती है कि इतना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, या इतनी इंस्पायरेशन हो रही है, इतनी एक्सपायरेशन हो रही है। इंस्पायर सांस अंदर ले जाने को कहते हैं और एक्सपायर बाहर ले जाने को। फिर उसको ट्रेडमिल पे खड़ा कर देते हैं और एक 5 या 6 किलोमीटर की रफ्तार या 10 किलोमीटर की रफ्तार से वो वॉक करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं और साथ साथ वो नोट करते जाते हैं कि अब
जो इंस्पायरेशन है वो कितनी हो रही है, एक्सपायरेशन कितनी हो रही है। ठीक है जी। ये एक किसी भी इंसान की एंड्योरेंस चेक करने के लिए या उसकी वाइटल कैपेसिटी या लंग्स कैपेसिटी चेक करने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी कि पोस्टल डिफेक्ट इज ट्रेस्ड बाय पेट्रोग्राफ। पेट्रो हम कहते हैं वैसे भी पाँव के हवाले से, ग्राफ हम कहते हैं निशानात को। ठीक है, जो लकीरें पड़ जाती हैं जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, वो भी ग्राफ्स ही होते हैं। तो ये फ्लैट फुट फ्लैट फुट एक कामती नकायस में से एक नक्स है। ये ज़्यादातर ओवरवेट लोगों में होता है, या जो फिजिकली बहुत कमज़ोर होते हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों के लिगामेंट्स बहुत कम होते हैं, सॉरी लिगामेंट्स बहुत वीक होते हैं या फ्लेक्सिबल हो ज़्यादा होते हैं। पाँव का जो आपके मेटाकार्पल बोन्स हैं, ठीक है, 5 हड्डियाँ जो हैं वो आपस में एक पुल की तरह ब्रिज बना रही हैं। अगर तो आपका टो और आपकी हील ज़मीन पे लगते हैं और दरमियान से पाँव आपका ऊंचा है, तो एक गुड या अच्छा एथलीट पाँव है, बेहतरीन पाँव है, ये नॉर्मल पाँव है। लेकिन अगर किसी बंदे का पूरा पाँव लग रहा है ज़मीन के ऊपर, फट्टा सा, ठीक है, और दरमियान से ही उतना ही लग रहा है, तो ये इसका मतलब है कि उसका जो ब्रिज है वो वीक है। ठीक है, और ये कामती नक्श जो कहलाता है, फ्लैट फुट कहलाता है। और इस चीज़ का मैयर करने के लिए पेट्रोग्राफी की जाती है। ये भी 2014 के टेस्ट में आया था। ठीक है जी। उस वक्त तो इतनी कोई बुक्स भी नहीं होती थी, इसलिए वो टेस्ट समझा जाता था कि बहुत ही मुश्किल टेस्ट है, क्योंकि उससे पहले ये पीपीएससी के जो लेक्चरशिप के टेस्ट में आते थे, एनटीएस का कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि इस उस लेवल पे भी कोई बुक पढ़ी जाती है, तो लिहाजा वो टेस्ट बहुत ही मुश्किल कंसीडर किया जाता है। पर्पस ऑफ क्रॉस वेबर टेस्ट। जी, क्रॉस वेबर टेस्ट है। इसका मकसद क्या होता है? मैक्सिमम मस्कुलर एंड्योरेंस। अब ये टेस्ट मेजरमेंट वैल्यूएशन के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो आ रहे हैं सारे मोस्टली। चलें, जितने ज़रूरी हैं वो मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, और जितने थोड़ा डिटेल वाले ज़्यादा हैं तो फिर वो मेजरमेंट की बुक में जब हम रीड करेंगे वो। क्वेश्चन में 69 है, अभी फ़िलहाल इसको आपने वैसे याद कर लेना है। ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। पर्पज़ ऑफ कॉपर टेस्ट, ये 12 मिनट का 12 मिनट का कॉपर का टेस्ट होता है, और ये होता है जी के कार्डियक रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। डेफिनेटली 12 मिनट आपको ट्रेडमिल पे या किसी भी चीज़ पे आपको दौड़ाया जाता है ख़ास रफ्तार से, तो आपकी इंड्योरेंस, हम कहते हैं 3 मिनट से ऊपर वाले जितने भी काम होंगे वो एरोबिक आ जाएंगे, और एरोबिक की एक्टिविटी एंड्योरेंस की एक्टिविटी कहलाती है। हम्म। जी जी। रेस्पिरेटरी, हाँ, ऑलमोस्ट सेम। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि कार्डियोवास्कुलर का मतलब है दिल और खून की नालियों की बर्दाश्त, खून की नालियों की ज़्यादा लंबे दौरानिए तक हमारी बॉडी को खून सप्लाई करने की सलाहियत, कि कितना इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। डेफिनेटली हार्ट का एक, देखें, मसल का एक ही काम है, फैलना और सिकुड़ना। उसमें कार्डियक मसल है, हमारे दिल के मसल है, वो भी फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, और पंप कर रहे हैं खून को आर्टरीज में, और वापस लेके आ रही हैं वेन्स। ठीक है। तो खून की नालियाँ या वेस्कुलर्स का काम क्या है कि ब्लड की सप्लाई, और हार्ट का काम क्या है? पंप करना। ठीक है। दोनों अगर अच्छे तरीके से लंबे अरसे तक काम कर रहे हैं तो इनकी इंड्योरेंस बेहतर है, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस। और रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस क्या है? कार्डियो यानी कि दिल, और जैसे जैसे दिल का काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्ट बीट के साथ साथ आपकी सांस की रफ्तार भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा खून किसी, देखें, ये कुदरती एक फिनोमिना है कि हमने जब काम करना है, स्लो काम कर रहे हैं, सांस भी आराम आराम से ले रहे हैं,
और हमारी हार्ट बीट भी आराम आराम चल रही है। लेकिन जैसे काम की रफ्तार हम बढ़ा देंगे, जैसे कि स्लो चल रहे थे फिर भागना शुरू कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हार्ट बीट, जब सांस फूल रहा है, सांस क्यों फूल रहा है, कि भी मसल पहले स्लो काम कर रहे थे, ऑक्सीजन आराम से उनको सप्लाई हो रही थी। अब वो काम ज़्यादा उन्होंने करना शुरू कर दिया है, तो ऑक्सीजन भी उनको तेज़ी से चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी एनर्जी, और ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे, डेफिनेटली ब्लड के ऊपर बैठ के जाएगी ना, तो ब्लड भी ज़्यादा चाहिए और उसके लिए हार्ट बीट तेज़ होती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। ऐसा नहीं है कि सांस बहुत तेज़ हो जाए और हार्ट बीट ना हो तेज़। तो दिल और सांस की नालियाँ और फेफड़ों की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एक बर्दाश्त है, सलाहियत है कि वो ज़्यादा देर तक और इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सकें, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस कहलाती है। मेथड इज यूज्ड टू चेक द एबिलिटी ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। अच्छा जी, अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है? आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सबके घर में सीढ़ियाँ होंगी जी। कोई मसला नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, हाँ जी हाँ जी, जो आ जाए ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों ही एक जैसे ही हैं, सिमिलर है, मैंने पहले ही कहा दोनों का मतलब मकसद एक ही होता है, कोई इशू नहीं है। असल बात है एंड्योरेंस की। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी कि कॉपर टेस्ट जो था आपका, सॉरी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है। घर में सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों के पहले दो स्टेप, अब पहले दो स्टेप ऐसे हैं कि सबसे पहले आपने नीचे खड़े होना है, अपनी लेफ्ट लेग, ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा ना, या समझ लें तो फिर परफॉर्म कीजिएगा अभी लेक्चर के बाद। लेफ्ट लेग या लेफ्ट पाँव ऊपर उठाएं, ठीक है। अच्छा, अब फिर राइट ऊपर उठाएं। अच्छा, फिर आप सेकंड पे चढ़ें जैसे हम चढ़ते हैं। अच्छा, फिर वापस पहले कदम स्टेप पे आए, तीसरे पे आपने नहीं जाना, ठीक है। फिर नीचे फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट, फिर फर्श पे। समझ आ रही है बात? बोला पहले स्टेप पे आप चढ़ें, फिर दूसरे पे चढ़ें, फिर वापस पहले पे हैं, फिर फर्श पे हैं। इसी तरह तेजी से दो स्टेप के ऊपर चढ़ते उतरते रहें। ये लकड़ी के बने हुए स्टेप होते हैं। इसका टोटल अपरेटस ये है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी था। 1.5 फुट इसकी हाइट होती है, 18 इंच। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए जो स्टेप की आम हमारे घर में सीढ़ियाँ हैं ना, वो बाज़ का छोटी भी 9 इंच की भी होती हैं, बाज़ का 1 फुट की होती हैं, बाज़ का बहुत आधे फुट की भी होती हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ। लेकिन ये जो टेस्ट है, इसके स्टेप होते हैं थोड़े से ऊंचे, ठीक है जी। 1.5 फुट का तकरीबन 18 इंच का ये एक स्टेप की हाइट होती है। तो तेजी के साथ एक खिलाड़ी ने ऊपर उतरना है और चढ़ना है, ठीक है। पहले पहले कदम पे, फिर दूसरे स्टेप पे, फिर वापस पहले पे, फिर नीचे फर्स्ट पे, ठीक है जी। तो 1 मिनट में कितनी दफा आप उन दो स्टेप्स के ऊपर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं? तो ये कहलाता है जी कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। और ये किस लिए होता है? तो डेफिनेटली ये होता है जी आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस सिस्टम के लिए, क्योंकि आपने बार बार काम करना है और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते क्या होता है, सांस फूलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की समझ आ गई आपको? ओके जी, गुड। क्वेश्चन नंबर 71 है, द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सिलेक्ट एनी टेस्ट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। और क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि टेस्ट की दर्जाबंदी करते हैं और उसको फिर सिलेक्ट करते हैं। एक आम सा सवाल है। 72 है, टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर फुटबॉल इज कॉल्ड। फुटबॉल के लिए जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है वो है जी मैकडोनल्ड टेस्ट। एक दो और भी है, लेकिन मैकडोनल्ड टेस्ट जो है
वो फुटबॉल के लिए। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए कोई भी आप रट्टा लगा लें कि जी मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं और फिर फुटबॉल खेलें, या फुटबॉल जीत के आओ तो मैकडोनल्ड का बर्गर खिलाएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको रिलेट कर लें। ओके जी, उसके बाद है 73 है डायर टेस्ट। ये भी हमने पढ़ा था, ये टेनिस के लिए होता है। दोबारा आ गया सवाल। 74 है एबिलिटी इज कंसीडर्ड फिजिकल फिटनेस इज। फिजिकल फिटनेस वही आ गई कि कैरी आउट डेली टास्क विदाउट फटीग। ठीक हो गया, बार बार आ रहे हैं तो ये सवाल ज़रा पक्के हो जाते हैं। वेट स्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर वाइटल कैपेसिटी। जो आपको मैंने पहले बताया था, एक अर्गोमीट्री है, एक है स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीटर, इसकी मैं बाद में डायग्राम्स भी आपको शेयर कर देता हूँ, या आप खुद नेट से आप देख सकते हैं कि वेट स्पायरोमीटर क्या है। आप देखेंगे कि ट्रेडमिल के ऊपर एक मास्क और छोटा सा सिलेंडर होता है, वो बंदे को पहना दिए जाते हैं और वो वॉक कर रहा होता है। उसके अंदर वो गैसेस आ रही हैं जा रही हैं, कितना वो सांस लेके जा रहा है, कितना वापस जो एक्सपायर कर रहे हैं, इस सब चीज़ का रिकॉर्ड उसके ऊपर आ रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है जी। इवन कि कैलोरी मीटर भी होता है, वहाँ पे आप वॉक करें, वहाँ पे दिखाते हैं, वो मशीन आपको बताती है कि जी आपने कितने वाली कार्ब्स वाली कैलोरीज जो है वो आपने बर्न की हैं, कितना आपका फैट बर्न हुआ है। ठीक है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर शो हो रही होती हैं। टेस्ट इज यूज टू चेक द मसल फाइबर। हाँ जी, मसल फाइबर को आपने चेक करना है, तो वो टेस्ट कहलाता है आपका बायोप्सी। और बायोप्सी यानी कि इंसानी टिश्यूज का मुताला जायजा करना, टेस्ट करना। ठीक है, कि इसमें नॉर्मल फाइबर हैं या इसमें कोई बिगाड़ वाले फाइबर हैं। ख़ास तौर पे कैंसर के लिए बायोप्सी की जाती है, जिसमें से टिश्यूज निकाले जाते हैं और देखा जाता है कि ये नॉर्मल सेल हैं, इसमें न्यूक्लियस हैं, सारे इसके ऑर्गेनली ठीक है, फंक्शन सही कर रहा है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर होते हैं एबनॉर्मल सेल, और नॉन स्टॉप रिप्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल इज कॉल्ड, या अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। और कैंसर कैन बी इन ब्लड, इन ब्रेन, इन स्किन, और इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी जिस्म के हिस्से में ये हो सकता है। अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन होती है, और अनमेच्योर और अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए कि सेल आपके नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो पता चल जाएगा कि ये कैंसर है। इसको कहते हैं बायोप्सी टेस्ट। ठीक हो गया। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे लिख लें, अटॉप्सी। एटॉप्सी, ATOPSY, एटॉप्सी। जो अटॉप्सी है वो भी इंसानी टिश्यूज़ का मुताला किया जाता है, लेकिन मुर्दा टिश्यूज़ का। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई इंसान, ये क्रिमिनल केसेस में बाज़ औक़ात ऐसे होता है, या डॉक्टर तशख़ीस के लिए चेक करते हैं कि कोई इंसान मर गया है, जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मरे, तो उनके टिश्यूज़ का मुताला भी किया जाता है। किसी इंसान ने जहर पी लिया है, या किसी को जहर दिया गया है, या किसी भी मकसद के लिए जो डॉक्टर उसको इंसानी टिश्यूज़ का, मुर्दा जिस्म से टिश्यूज़ निकाल के उसका मुआयना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एटॉप्सी। क्लियर? तो बायोप्सी के साथ साथ वो भी लिख लें। टेस्ट क्राइटेरिया डिपेंड्स अपॉन आर। टेस्ट का जो क्राइटेरिया है ना, वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? डेफिनेटली कि टेस्ट शुड बी वैलिड, टेस्ट शुड बी रिलायबल, टेस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी तीनों खसूसियात हैं जी इसकी, टेस्ट की। इन चीज़ों के ऊपर टेस्ट लिया कर रहे हैं। अब आ जाती हैं जी कि टेस्ट की वैलिडिटी। जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया गया है, अगर उस चीज़ को वो पूरा कर रहा है, उस चीज़ से पूरा होता रहे, तो वो टेस्ट वैलिड होगा। ठीक है, वैलिडिटी क्या है टेस्ट की? टेस्ट कैन मेजर द क्वालिटी ऑफ फॉर विच टू बी मेजर्ड। कि जिस चीज़ के लिए, हाँ जी, अफादियत, जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं
फिजिकल एजुकेशन टीचर की तैयारी करने के लिए, और आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। अब अगर यहाँ पे मैं फिजिकल एजुकेशन की बजाय आपको कोई मैथ, कंप्यूटर कुछ और पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो क्या वो वैलिड होगी? बात नहीं होगी। पर्पस ऑफ रिलायबिलिटी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रिलायबिलिटी क्या है? अल्लाह अकबर। एतबारियत, रिलायबल, जिसे कहते हैं ना कि डॉलेंस रिलायबल है, काबिल एतबार है। ये कल परसों भी मैंने बताया था आपको कि जब जब टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए वो सेम रिजल्ट दे, ठीक है, तो वो हमारे एतबार पे पूरा होता है, तो इसकी ये खसूसियत एतबारियत या रिलायबिलिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इफ अ टेस्ट शोज सेम रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग इट सेकंड टाइम, देन व्हाट डज इट मीन? कि अगर टेस्ट को एक दफ़ा कंडक्ट करवाया, फिर दूसरी दफ़ा इसको कंडक्ट करवाया, दूसरी दफ़ा भी सेम इसने रिजल्ट शो किए, तो अब ये टेस्ट क्या होगा? बिल्कुल एक काबिल एतबार होगा भी, रिलायबल टेस्ट होगा। हाउ मेनी टेस्ट आर टेकन टू चेक फैट्स इन ह्यूमन बॉडी? जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट को चेक करने के लिए कितने टेस्ट करवाए जाते हैं? डेफिनेटली ये हैं 4। 1, 2, 3 मैं आपको बता देते हैं, चौथा आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद ढूंढना है। पहला टेस्ट अभी आपको बता दिया कि स्किन फोल्ड कैलिबर से लिख लें। ये जो मैं तकरीर कर रहा होता हूँ, कोई इजाफी बातें आपको बता रहा होता हूँ। गुड गुड। जो मैं तकरीर कर रहा होता हूँ इसको नोट भी कर लिया करें, बाद में आपको दूसरे जब बुक्स। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप, मतलब इतने वाकई इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अनबिलीवेबल। मुझे नहीं लगता कि आप बाकी सारे। गुड गुड कैन। हाँ, ये असल में ये कहने का बच्चे मकसद यही होता है कि आप वाकई इस चीज़ को नोट कर लिया करें, लिखा करें, ये चीज़ें काम आएंगी आपके। गुड, शाबाश जी। ये आई थिंक नौशीन बताना चाह रही थी। नौशीन बताएं बच्चे। आप बता रही थी। जी जी, सदफ बताएं। हम्म। वो क्या होता है? वो क्या होता है बॉडी फैट स्केल? हाँ हाँ, आधा आप ठीक बता रहे हैं, आधा चले मैं बता दूंगा अभी, चलें एक और बताएं। वेस्ट टू, अच्छा जी ठीक है, वेस्ट टू हिप रेशो भी उसको कहते हैं, कि वेस्ट से आपने फैट मेजर करनी है या उसका सरकमफेरेंस देखना है, फिर हिप का सरकमफेरेंस देखना है किसी भी पर्सन का, ठीक है। दोनों में कितना, जो पुराने लोग हैं वो बताएं जी, कितना फर्क होना चाहिए? फरत, नौशीन, अतिया, इरम, जल्दी से बताएं। वेस्ट टू हिप रेशो, WHR, कितना फर्क होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अदील और गुल मोहम्मद पैंट्स वगैरह लेने जाती हैं, तो आपकी वेस्ट होती है फॉर एग्जांपल 32 या 33 या 34। तो और अब ये देखें ना कि ये नहीं बता रहे, कितनी गलत बात है सीनियर्स। जी, मैं, चले मैं बता रहा हूँ। ये वाहिद ग्रुप है जो इतना, जिसे कहते हैं ना कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ, सुमुम बुकमुन उम्युन। मैं अब वो गूंगे बहरे तो नहीं कह रहा, लेकिन अरबी में कह रहा हूँ, सुमुम बुकमुन उम्युन। बहुत, बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होती है आप लोगों की, पता नहीं क्यों।
नहीं तो जब 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 बताने की बारी होती है तो इसलिए नाम लेते हैं कि जी आप लोग भी ज़रा बोल लें। नौशीन आप भी कुछ सीनियर हैं, लेकिन वो लोग तो फरहत, इरम, अतिया और कौन है, महविश, ये चारों तो बहुत ज़्यादा सीनियर अभी हैं हमारे साथ। हाँ सुन रहे हैं, सारी ज़िंदगी सुनते रहना है, कुछ बोलना नहीं है इरम। ओके जी। क्या कहा है, मेरे तक तो कोई आवाज़ नहीं आई। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, तो अच्छा अब आप सवाल। मैंने अदील की मिसाल दी कि हमारा एक टेस्ट होता है फैट मेजर करने का, कि वेस्ट टू हिप रेशो होती है। अदील पैंट लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वेस्ट है 32, अदील इतनी है। तो यार मेरी जितनी कैसे होगी, तुम तो बड़े छोटे से स्मार्ट से लगते हो। चले मैं तो एक काफ़ी हेल्दी बंदा हूँ। तो 34, अच्छा चले जी। तो अगर आपकी वेस्ट से जो सरकमफेरेंस है वो 34 है, तो हिप पर एरिया से भी सरकमफेरेंस आपका उतना होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर वो 34 है तो वेल एंड गुड है, लेकिन वहां से पैमाइश अगर 35 आती है तो इट्स मीन कि आप मोटापे का शिकार हैं, आप में फैट ज़्यादा है, क्योंकि वो एरियाज फैट के स्टोरेज के एरियाज हैं। आप समझ आ गई बात। एक का डिफरेंस काबिल कबूल है, एक से ज़्यादा डिफरेंस फैट चेक करने के लिए होता है कि ये फैट ज़्यादा है। ये हो गया जी दूसरा तरीका। पहला कौन सा था, स्किन फोल्ड कैलिपर का। दूसरा ये वेस्ट टू हिप रेशियो हो गया। तीसरा एक मेथड है जी, बी एम आई, बॉडी मास इंडेक्स, जो आप बता रही थी सदफ, के स्केल चेक किया जाता है, फैट का स्केल। बॉडी मास, जी बॉडी मास इंडेक्स अभी मेरा ख्याल है कि आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले, लास्ट मंथ। जी जी। हाँ, वो किस लिए होता है, वो फैट को मेजर करने के लिए होता है, बी बी एम आई। ठीक है। अच्छा, और चौथा एक तरीका है, अच्छा जी नॉर्मल रेंज क्या है, चले रिकॉल कर लेते हैं उसको। कोई हाल नहीं। इट्स मीन कि आपसे पिछला जो कुछ आपने पढ़ा है वो पूछना नहीं चाहिए। शाबाश। जी 1824.5 या 24.9 तक नॉर्मल होता है। 24.9 के हैं, 25 से 29.9 तक। हेल्दी नहीं कहते, ये आम टर्म्स आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। और बेस्ट होगा। ओके जी, ठीक है। तो ये एक तीसरा तरीका था। चौथा तरीका कौन सा है, वो है जी अंडर वाटर बॉडी मास, कि किसी भी इंसान का ज़मीन पे उसका मास मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 70 किलोग्राम है, और फिर पानी के अंदर उसका मास करेंगे। ऐसे तराजू मौजूद हैं जो पानी के अंदर इंसान का वेट मालूम कर लेते हैं। तो अगर जिस इंसान में फैट ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल बाहर 70 किलोग्राम है और अंदर 40 किलोग्राम है, तो 30 किलोग्राम का फ़र्क आया, क्योंकि पानी के अंदर ग्रेविटी कम हो जाती है, पानी की अपवर्ड थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स की वजह से। तो जो मोटे लोग होंगे उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा सतह पे रहेंगे, और पतले लोग बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो उनका फ़र्क कम होगा। तो जिनका फ़र्क कम होगा उनकी बॉडी में फ़ैट कम होगी, और जिनका फ़र्क बहुत ज़्यादा आएगा इट्स मीन कि उनकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है। तो ये फ़ैट मालूम करने के चार तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने आपसे भी इंक्वायर करने की कोशिश की। तो ये चार थे जी, मैंने जो आपको बता दिए। आई थिंक कि आपने लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एंथ्रोपोमेट्री। ये जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था वो यही था, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट था। हमारी जिस्म के जितने भी हड्डियां हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, थिकनेस, ठीक है, बाजू की, रेडियस की, अल्ना की, गर्थ,
तो ये चीज़ें इंसानी जिस्म की लंबाई चौड़ाई या मेजरमेंट करना, इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। बेसिकली, हाँ बेसिकली देखिए, आर्म की लेंथ आपने देखनी है तो उसके लिए हड्डियों की लेंथ देखी जाती है और हड्डियों की मोटाई देखी जाती है। और क्रिकेट में आपने सुना होगा एक क्लाई टेस्ट, क्लाई टेस्ट सुना है, बॉयज ने सुना होगा कि एज मालूम करने के लिए रेडियस जो एक क्लाई है ना, इसको चेक किया जाता है। खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट है, उससे पता लगाया जाता है कि एज कितनी है। ये प्लेयर्स के लिए ऐसे होता है कि जिन प्लेयर्स ने उनकी उनके वालिदैन ने एज उनकी कम लिखवाई होती है 2-3 साल, ठीक है, अंडर 19 खेलने जा रहे हैं और 20-21 साल के हैं, तो उससे रेडियस की थिकनेस और उसकी गर्थ मालूम करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि जी इस बच्चे की एज 19 से ज़्यादा है। ओके जी। इफ़ vertebral column bones are ahead but the head and chin, अच्छा असल में चेन आना चाहिए, चेन लिखा हुआ है। अगर वो कहते हैं जी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है ना वो आगे की तरफ है, और सर सर और जो अक्सर आपने देखा होगा कि किसी इंसान का सर और जो चिन है थोड़ी है ऊपर की तरफ होती है, और उसका जो गर्दन से नीचे वाला जो धड़ है वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका होता है। ठीक है, कुबड़ापन तो होता ही है, लेकिन सर्विकल रीजन हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके 5 रीजन है। गर्दन की जो 7 मोहरें हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्विकल। ठीक है, और उसके बाद 9 नंबर ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे। थोरैसिक आएगा, थोरैसिक। अच्छा जी, शाबाश। क्यों इतना वो तरतीब चेंज कर रहे हो? नंबर अभी कहाँ से आएगा, पहले सर्विकल के बाद थोरैसिक आएगा, 12 मोहरे उसकी हैं, फिर तीसरे नंबर पे नंबर आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, सैक्रम, और फिर कॉक्सी, और एंड पे होगा कॉक्सीजल रीजन। ठीक है, तो ये रीढ़ की हड्डी के 5 रीजन है। तो ये जो सर्विकल गर्दन, हाँ जी, ये ट्रिक याद कर लें जी कि सर्विकल थोड़ा लंबा सा, तो 7 12 5 5 4 मैंने इसको रटा लगाया हुआ है और वो रटा अभी तक याद है। अच्छा जी, तो ये सर्विकल लॉर्डोसिस होगा, क्योंकि सर्विकल गर्दन के रीजन का इसमें जिक्र है, उससे आगे की तरफ ये है झुकाव, तो ये सर्विकल लॉर्डोसिस होगा। अदर नेम ऑफ लॉर्डोसिस इज, लॉर्डोसिस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं हालो बैक। ये हालो बैक, खाली कमर जिसको हम कहते हैं ना, अभी आपको मैंने बताया। फ्लैट फुट का दूसरा नाम क्या है, सॉरी फ्लैट बैक का, इसको हम कहते हैं लंबर के फोसिस। फ्लैट बैक, चपटी कमर होती है, ना तो ये आगे की तरफ होती है ना ही कुबड़ी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तो ये लंबर कैफोसिस इसको हम कहते हैं। बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑन दी साइड, ये अभी पहले भी आपको बताया था कि अगर वर्टिब्रल कॉलम साइड की तरफ है तो ये भी 2015 के एनटीएस में आया हुआ है, तो ये स्कॉलियोसिस कहलाता है, ना हमवार कंधे जिसको बोलते हैं। नेम ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट की मूवमेंट जो है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म की स्ट्रेंथ किसी इंसान की मालूम करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला है। ये बेटे, ये जिसका माइक ऑफ है, ऑन है ना, ऑफ कर दिया करें, बहुत शोर आता है। अब ये देखें कि इससे साबित होता है कि आप लोग ना अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, या पता नहीं किसका है। हो गया ऑफ? ओके, ओके जी, ये 88 क्वेश्चन था। पुशअप, पुलअप्स, और ये डब्ल्यू कहलाता है जी के पुशअप आपको पता है, और पुलअप किस तरफ होते हैं जी, आपकी आ, हाथों का जो हथेली है आपके फेस की तरफ होती है, दूसरी तरफ होगी। पुशअप करते वक्त आपकी हाथों की हथेली मुखालिफ साइड पे होगी, और
पुल अप करते वक्त हाथों की हथेली आपके फेस की तरफ होगी। ठीक हो गया। तो ये दोनों में बेसिकली फ़र्क है। अच्छा, अब जो डब्ल्यू है ये है जी वेट, और प्लस एच है वो है हाइट। वेट और हाइट को आपने जमा कर देना है और उसमें से 60 को माइनस कर देना है और इस सब को 10 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आर्म की स्ट्रेंथ, किसी इंसान के बाजू की ताकत मालूम करने का एक फार्मूला है। इसको रटा लगा लें अच्छे तरीके से। अच्छा जी, पर्पस ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का अभी पढ़ा था हमने, जिक्र तरीका भी आपको बताया कि इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो ये एंड्योरेंस मालूम करना है, इसका पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 90 है, फार्मूला वाज सजेस्टेड बाय जॉनसन फॉर हार्वर्ड टेस्ट इज। जॉनसन ने हार्वर्ड टेस्ट के लिए जो फार्मूला दिया था वो आपने इसको भी दोबारा से अच्छे से रटा लगाना है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड, जितने सेकंड के लिए आपने एक्सरसाइज की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, बेसिकली ये 30 सेकंड या 1 मिनट किया जाता है। ठीक है जी। उसको मल्टीप्लाई, मैंने आपको कहा था ना 1 मिनट के अंदर कितने आपने अप्स एंड डाउन वो 2 कदम चढ़ने हैं। ठीक है। ये सीढ़ियों के ऊपर भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन एहतियात से गिर ना जाए, क्योंकि पाँव थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आप मुंह के बल सीढ़ियों की तरफ गिरेंगे। बहुत एहतियात से, ये ना हो कि कल को आप कोई चोट लगवा लें, इंजर्ड हो जाएं और ब्लेम आ जाए जी कि सर ने कहा था ट्राई करना है तो लिहाजा हमने किया। तो पकड़ें ज़रा सर को। टेस्ट का दौरानिया जितनी देर आपने करना है, उसके बाद 100 और फिर इस 5 मल्टीप्लाई आपका जो पल्स काउंट है वो रिकवरी कितना होता है। ठीक है। पल्स काउंट रिकवरी से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे 1 मिनट की आपने एक्सरसाइज की, फिर 1 मिनट रेस्ट किया। 1 मिनट रेस्ट करने के बाद देखेंगे कि आपकी पल्स अब कितनी नॉर्मल आई है। फॉर एग्जांपल 1 मिनट की एक्टिविटी की तो आपकी पल्स 150 तक चली गई थी। ठीक है। 72 से 150 तक चली गई थी, डबल हो गई थी। अब 1 मिनट आपका रेस्ट करने के बाद जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, फौरी तौर पे वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। और लेकिन हमारे जैसे जो हैं जिनकी फिटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हम लोग, तो हमारी रिकवरी काफ़ी देर बाद होगी। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी फिटनेस अभी उस लेवल की नहीं है। 91 है जी एमसीक्यूज। हाइट ऑफ बेंच एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये 18 से 20 इंच होती है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि 16 से 20 साल के बच्चे के लिए 18 से 20 इंच होती है। 18 का ऑप्शन भी हो तो उस पर भी आपने 18 से 20 इंच कर देना है। ओके जी, अब कौन सा क्वेश्चन था? 92, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? टू डिस्कवर, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, या समथिंग इज मिसिंग, सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 93 है कि डैश इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल ये एक अभी के बाद एक छोटा सा लेक्चर है, वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि रिसर्च के हवाले से ये एमसीक्यूज बहुत कम थे, टेस्ट मेजरमेंट के हवाले से ज़्यादा थे, क्योंकि एक दूसरे के बहन भाई हैं, मिलते जुलते हैं। तो दोनों को पढ़ना समझना ज़रूरी है, इसलिए इनके क्वेश्चन मिक्स थे। वो कहते हैं कि ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द रिसर्च वर्क टू बी डन। जो कुछ आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल मिस्त्री को देखा है आपने घर में काम कराते हुए, जब वो कोई कमरा बनाते हैं सबसे पहले नक्शे के ऊपर वो आपको ड्राइंग बना के देते हैं कि जी ये कमरा होगा इतने फुट का, इतने बाई इतने का, इसके साथ किचन अटैच होगा, इसके साथ एक छोटा सा वॉशरूम अटैच होगा। ठीक है। ये ड्राइंग रूम होगा, ये हॉल होगा और ये जो भी आपके घर में लवाजमात होते हैं वगैरह वगैरह, ये वार्डरोब फलां फलां। तो काम करने से पहले वो आपका पूरा प्लान बता देता है कि ये चीज़ें आपके घर में बनेगी, इतनी इतनी चीज़ की, इसकी लंबाई चौड़ाई पे मैच ये होगी। ऐसा होता है ना। वो पहले से जो वर्क करना है उसको पहले से पेपर वर्क करके बता देता है, वो समझ ले कि रिसर्च प्रपोजल होता है। आपने रिसर्च करनी है, उसके लिए पूरा प्लान आप तैयार करके देते हैं। रिसर्च करने के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल, या इसको साइनॉप्सिस बोलते हैं। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई होगी उसको पता होगा, उनको पता होगा कि ये साइनॉप्सिस भी बोलते हैं। अब ये साइनॉप्सिस अप्रूव करवाना पड़ता है कि जी ये काम है, ये मेरा टॉपिक है और इसको इस तरीके से मैंने करना है। ये मेरे हाइपोथेसिस होंगे,
और ये मेरे रिसर्च की पूरा ऑब्जेक्टिव होंगे, रिसर्च के प्रपोजल, ये वो सारा कुछ अदील कर रहे हैं। नौशीन, आई थिंक कि आपने भी एमफिल का कुछ किया हुआ है, तो यही एनओसी का मसला है। डीओ ऑफिस जाएं और वहाँ पे किसी से कोई रसमिस करें, तो अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट के पास नहीं है। ओके, चले अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई हो जाएगा। तो जो कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं ना, वो लिख के देंगे, प्रॉपर उसका अप्रूवल होगा। ये कहलाती है रिसर्च की आउटलाइन, या इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस। इसके ऊपर भी बड़ा टाइम लगता है जब आप प्रॉपर तरीके से सिनॉप्सिस तैयार करके देते हैं और आगे जाएं और सुपरवाइज़र आपका फ़ौरन नहीं ये तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है। तो मैं कहता हूँ जितना इंसान जिच होता है रिसर्च के काम में, इतना किसी काम में नहीं होता। जब आप लोग अदील जब आप करोगे ना, मेरा ख्याल है कि हाँ, आप कह रहे थे शायद कि पीएचडी के लिए बच्चे रिसर्च करना ज़रूरी होती है, अदरवाइज दोबारा ये आपको डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च का पेपर शेयर करना पड़ेगा। जी जी, ऐसे ही है। उससे बेहतर है कि अभी से ही रिसर्च अपना कर लेते हैं। खैर, पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मकसद क्या होता है, व्हाट विल बी, कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। शॉर्ट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्लोज फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर। सवालनामा दो तरह का होता है, एक है जी ओपन एंडेड, एक है क्लोज एंडेड। ठीक है, तो शॉर्ट रिस्पॉन्स जो आपका दिया जाता है हाँ ना, फिल इन द ब्लैंक्स, यस नो में, और ये गलत दुरुस्त में या एमसीक्यूज में, तो ये शॉर्ट रिस्पॉन्स होता है। हाउ अ गुड हाइपोथेसिस फॉर्म्ड इन रिसर्च, रिसर्च में अच्छा हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, उसकी रीजनिंग दी जाती है। रीजनिंग होती है दो तरह से, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, इस्तक़राई दलाइल और इस्तखराजी दलाइल। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस्तक़राई और इस्तखराजी की बजाय आप इंडक्टिव और डिडक्टिव ही याद कर लें, ज़्यादा आसान है। टू होम, जी उर्दू बहुत मुश्किल है। टू होम एक्शन रिसर्च इज रिलेटेड इज, एक्शन रिसर्च किस चीज़ से रिलेटेड है, अभी आपको बताया था कि फौरी तौर पे क्लासरूम के प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 98 है पर्पस ऑफ पायलट स्टडी। अब ये पायलट स्टडी क्या है जी, पायलट स्टडी ये है कि मैं अपना बताऊं, 100 स्टूडेंट्स जो एक रिसर्च में जब आप करेंगे, तो 100 सवालनामे के 100 लोगों से आपने सवालनामा लेना है। अगर तो क्वेश्चन आयर वाली है, अगर प्रैक्टिकल रिसर्च या केस स्टडी है तो 100 लोगों का आपने सैंपल लेना है। ठीक है, उनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा, 100 से पहले आपने कम से कम 1/4 यानी कि 25 लोगों का डाटा लेना है। अपने सुपरवाइजर को चेक करना कराना है कि देखिए जी मैं थोड़ा सा काम किया है, क्या ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, इसको कहते हैं पायलट स्टडी। ठीक है, अगर तो आप सही कह रहे हैं तो वो आपको कहेंगे कि जी कैरी ऑन, अगर उसमें कुछ फ्लॉज आ रहे हैं तो वो कहेंगे कि जी चलें, इसमें ना कोई इशू है, इसको इस तरह से ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 99 मेरे पास कोई कटिंग में आ रहा है, इसका जवाब पढ़ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल गेस टेम्परेली एक्सेप्टेड एज ट्रू। तो किसी के पास अगर बुक है तो बता दें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हाँ जी, रिसर्च में हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि एक आपकी एक गैस है, आप अंदाज़ा लगाते हैं, गैस करते हैं, तो जो कि आर्जी तौर पे उसको सही माना जाता है कि अच्छा जी ये हाइपोथेसिस है, तो ये ठीक है, फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 है टेस्ट्स आर इंक्लूडेड इन जनरल अहेड टेस्ट इज, टेस्ट आर इंक्लूडेड इन जनरल अहेड टेस्ट, ये किस तरह का क्वेश्चन है भाई। वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि जनरल अहेड टेस्ट में शामिल हैं। पुल अप फॉर बॉयज़,
बेंट नी, सिटअप्स, शटल रन। शटल रन का आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल 30-30 मीटर के फासले पे कोन रखी जाती है और कहा जाता है कि या ज़मीन पे निशान लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि भागते हुए इसको हाथ लगाएं, फिर भागते हुए दूसरी साइड पे उस निशान को हाथ लगाएं तेजी से, ये कहलाता है शटल रन। शटल होती क्या है, देखे ना कि शटल आपके दो रैकेट्स के दरमियान में सफर कर रही होती है, वो बेचारी शटल है। अच्छा, सिटी में जो एक छोटी सी गाड़ी होती है जो सिटी से डायबो के टर्मिनल या किसी बड़ी बस सर्विस के टर्मिनल तक आती जाती है सवारी, छोटे पैसेंजर्स को लेके छोटी सी गाड़ी होती है कोस्टर टाइप, उसको कहते हैं शटल। ठीक है जी, जैसे रहीमिया खान वालों, ये रहीमिया खान से डायवो चलती है छोटी सी, और ये चौक बहादुरपुर जो मेन टर्मिनल है वहाँ बड़ी डायवो तक छोड़ के आती है हमें, तो इसको हम कहते हैं शटल, यानी कि दो जगहों के दरमियान में आती जाती रहती है मुसलसल। ओके जी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़े होके दोनों पाँव से उछलें और आगे की तरफ जंप करना, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, और कम से कम ये फिटनेस टेस्ट के लिए 8 फुट जंप होना चाहिए बॉयज़ का और 6 फुट होना चाहिए गर्ल्स का। समझ आ रही बात? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होता है कि दोनों पाँव इकट्ठे रखें और अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे एक्सीलरेट करें बॉडी को, और फिर दोनों पाँव पे टेक ऑफ करें, दोनों पाँव पे लैंड करें, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ओके जी, आई थिंक ये 100 हो गए। अच्छा, एक बात और